हेलो हेलो एंड वेलकम टू झारखंड जीएस सेंटर। ये दामोदर कोराय का सेकंड पार्ट है। सरंची कमल जो कविता है उसको हम लोग आज इसमें कंप्लीट कराने वाले हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेला जो कविता है उसको नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि अगर मेला कविता को आप लोग देख लेते हैं तो ये जो कविता है सरंची कमल, इसके साथ को रिलेट करने के लिए आप लोग को आसानी होगी। और ये जो कविता है और ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी लंबी होगी, तो आप लोग आखिर तक बने रहें। अगर आप लोग इसमें वीडियो को अगर आप लोग स्किप करते हैं तो बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बाद में समझ में नहीं आएंगी, इसलिए वीडियो को पूरे लगातार पूरा ठीक से समझने का कोशिश कीजिए। और मेला वीडियो को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है इससे पहले मेला जो पार्ट 1 वीडियो है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि दोनों जो वीडियो है वो जो दोनों कविताएं हैं जो एक साथ लेके चलिएगा तो ही आप लोगों को समझ में आएगी। ठीक है, तो दामोदर कोराई आप लोग ये जो शिवनाथ मानिक जी जो लिखे हैं उसकी कविताएं हैं। शिवनाथ मानिक जी जो लिखे हैं दामोदर कोराई खोरठा खंड काव्य का। तो पहला वीडियो है मेला देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, मेला वाला जो वीडियो है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सरंची कमल। तो सरंची कमल शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम इससे पहले जो वीडियो बनाए हैं मेला का उसके बारे में भी थोड़ा सा हम सारांश बता लेंगे उसका हिंदी में। उसके बाद सरंची कमल के बारे में बताएंगे, क्योंकि थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड आप लोग जान लीजिएगा तो आप लोग को आगे वाला समझने में आसानी होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए मेला में ये जो मेला है इसका दूसरा है सरंची कमल, और इसमें टोटल 6 कविताएं हैं। तो आज हम लोग सरंची कमल को करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग राजवैद, हून, अमर चट्टान और हड़प्पा को करेंगे। देखिए मेला जो कविता था उसमें हम आप लोग अभी तक देख चुके होंगे कि मेला में क्या हुआ था कि दामोदर कोराई ये जो किताब है इसका मतलब है दामोदर की गोद में। तो दामोदर जो नदी है इसकी गोद में बहुत सारे जंगल हुआ करते थे। ठीक, बहुत सारे जंगल हुआ करते थे। और ये कहानी जो बता रहे हैं वो चेचगांव गढ़ की कहानी बता रहे हैं, जहाँ पे बौद्ध के बहुत सारी मूर्ति मिली हैं। ये कवि बताए हैं, वहाँ कवि वहीं की कहानियों को कविता के रूप में डाले हैं। काल्पनिक कहानी है जो उसको कविता के रूप में डालने का कोशिश किए हैं। तो जो चेचगांव गढ़ जो जगह है वहाँ पे क्या हुआ कि दामोदर की गोद में बहुत सारे जो जंगल जब थे और इन जंगलों में बहुत सारे वनोत्पाद, खनिज और जंगली पशु पक्षी और आदिवासी लोग का निवास उस टाइम स्थान था, निवास यहाँ पे करते थे। अब क्या हुआ कि इसी दामोदर नदी में आते हैं मगध से व्यापारी आते हैं। ये मेला जो है, मेला कविता जो है उसकी कहानी में बता रहा हूँ, उसमें क्या क्या उस कविता में क्या क्या हुई थी घटनाएं उस सब के बारे में बता रहा हूँ, ताकि बैकग्राउंड आप लोगों को पता चले। क्योंकि अगर मेला के बारे में बैकग्राउंड पता चलता है तो फिर सरंची कमल को आप लोगों को समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो आदिवासी लोग रहते थे दामोदर नदी के किनारे चेचगांवगढ़ में। चेचगांवगढ़ की कहानी बता रहे हैं। तो यहाँ पे आते हैं मगध के व्यापारी जब यहाँ पे आते हैं तो आने के बाद वो यहाँ पे मगध के व्यापारी आने के बाद यहाँ से बहुत सारे खनिज लेके जाते हैं, बहुत सारे वनोत्पाद, हीरे जवाहरात और चंदन की लकड़ी लेके मगध लेके जाते हैं। जब मगध लेके जाते हैं तो मगध के राजा सोचते हैं कि कहाँ से ये सब चीज़ें आ रहे हैं, तो वहाँ से आते हैं डोंगी लेके यानी नाव लेके। और आने के बाद यहाँ पे आदिवासियों के साथ वो भीषण युद्ध करते हैं और यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित कर देते हैं। और इस साम्राज्य का वो नाम क्या रखते हैं, इसका अंकसर नाम का एक शहर बसा लेते हैं यहाँ पे। फिर अपना साम्राज्य को विस्तृत करते हैं, अंकसर नाम का शहर बसाते हैं, नगर बसाते हैं। साम्राज्य को विस्तृत करते करते यहाँ पे बहुत सारे जंगलों को वो काट देते हैं। बहुत जंगलों को काटने के बाद बहुत पशु पक्षियों को अपने घर से बेदखल होते हैं। उसके बाद वो बहुत पशु पक्षियों के और जंगली जंतुओं को हटाने के बाद वो यहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। धीरे धीरे साम्राज्य बड़ा कर लेते हैं, अंकसर नाम का नगर बनाते हैं। अब क्या होता है कि एक दिन बौद्ध भिक्षु एक आते हैं, आने के बाद यहाँ पे बौद्ध का ज्ञान देते हैं। फिर बौद्ध का ज्ञान इन्हें देते हैं, फिर वो बौद्ध भिक्षु को अपने घर में लेके जाते हैं, अपने महल में लेके जाते हैं। और ये खुद भी जो राजा थे वो राजा बौद्ध धर्म का पालन करने लगते हैं। ये है मेला में। और ये जो राजा थे ये कौन राजा थे, ये राजा थे उमादित्य। जो राजा थे वो थे उमादित्य राजा। और उनके बेटे कौन हुए, उनके बेटे थे उमादित्य जो राजा थे। ये जो सरंची और कमल की जो कहानी बता रहा हूँ, ये कमल जो हैं वो उमादित्य जो राजा रहते हैं उनके पोता रहते हैं ये कमल। तो कमल जो हैं उमादित्य राजा के पोता रहते हैं।
उमादित्य राजा जो थे, उमादित्य जो राजा थे, उनके बेटे हुए कालकेतु, कालकेतु के बेटे हुए कमलकेतु। तो यही कमलकेतु की कहानी है और सरंची की कहानी। सरंची कौन थी? सरंची एक आदिवासी लड़की थी, महारानी लड़की थी। तो एक आदिवासी बालिका और कमल के बीच के प्रेम प्रसंग को दर्शाया गया है सरंची कमल में। तो कमलकेतु राजा और सरंची के बीच की प्रेम कहानी। कमलकेतु किसके बेटे थे? कालकेतु के बेटे थे। और कालकेतु किनके बेटे थे? वो उमादित्य के बेटे थे। उमादित्य जिन्होंने अंगसर शहर बसाया था दामोदर नदी के किनारे, जंगलों को साफ करके, आदिवासियों से लड़ाई करके, ठीक, जिसकी कहानी बताए थे मेला में। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं सरंची कमल को। ठीक है, हमको लगता है थोड़ा सा बैकग्राउंड आप लोग को समझ में आ गया होगा इसके बारे में। तो बैकग्राउंड अगर आप लोग जान लिए होंगे तो आगे आप लोग को आसानी होगी समझने के लिए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यह है सरंची कमल। सरंची कमल, सरंची आदिवासी लड़की, महारानी लड़की, कमल, कमल यानी कमलकेतु, वही जो कालकेतु का बेटा और उमादित्य का पोता, उसकी कहानी है ये दोनों की। सरंची और कमल का मिलन का कहानी है, सरंची और कमल के बीच प्रेम प्रसंग का कहानी है, कैसे मिलते हैं वो सब इस कविता में दिया गया है। और इसका जो पहला दृश्य है, इस कविता का जो पहला दृश्य है उसमें देखिए, यहाँ तक जो है ये पहला दृश्य है। इस पहला दृश्य में कमलकेतु और ये जो सरंची कमल है, इसका ये जो पहला दृश्य में पति पत्नी के बीच के रिश्ते को बताया गया है। पति पत्नी के बीच के रिश्ते को, और पत्नी कैसे एक साथी होती है ज़िंदगी भर की, पति को कैसे वो लेके चलती है, कैसे जीवन में उतारती है, वो सब के बारे में पहला दृश्य में बताया गया है। पहला दृश्य में ये सब बताया गया है। ठीक है, एक दूसरे के कैसे संगी होते हैं, वो एक दूसरे से प्रेम भावना कैसे जागती है, कैसे एक दूसरे के साथी होते हैं, ये पहला दृश्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। के लागो हमर जिंदगी डहरे चलल जाए, डारी डारी हम चलो पाते उड़ल जाए। कौन है वो जो मेरी ज़िंदगी के रास्ते में चला हुआ जा रहा है? डाली डाली में हम चल रहे हैं और वो पात पात में चल रहा है। मतलब हम लोग दोनों एक साथ चल रहे हैं, एक साथ उड़ रहे हैं। तो ये कौन है जो मेरे ज़िंदगी के रास्ते में चला हुआ जा रहा है? वो डाली डाली पे चल रहा है और हम पत्ती पत्ती पे चल रहे हैं। मतलब पति पत्नी के रिश्ते को बता रहे हैं यहाँ पे। हमरा कोड़ बड़ी मिलल ओकर लुगा कांचरे, मैं तो कांचरा भींज गेल नीचे कांखे जोरे लोरे। यानी हमको तो बहुत प्यार मिला, हमको तो बहुत प्यार मिला। किससे? उसके आंचल से, लेकिन उसका खुद का आंचल भींग गया। किससे? उसके खुद के आंसू से। ठीक, तड़ी कुंबे गुड़िया रसे, मन हमर गमगमिया, चुकार दोनों हैरो रूप ओकर चनफनिया। फूको हलो हमें बांसी डूंगरे के ऊपरे, हरिणे के मोहड़े देखा दिली गाछे कोड़े ओढ़े। अब देखिए क्या कह रहे हैं। तड़ी ने कुंबे गुड़िया रसे, मन हमर गमगमिया। मतलब मेरा मन एकदम ताड़ी का रस की तरह मेरा मन एकदम गमगम यानी कि मन एकदम मधुर, ये में मधुर लय में खो चुका था। फूको हलो हमें बांसी डूंगरे के ऊपरे, फूको हलो हमें बांसी डूंगरे के ऊपरे, हरिणे के मोहड़े देखा दिली गाछे कोड़े ओढ़े। यानी मेरा मन एकदम गमगम हो गया था उसके प्यार में। और उसकी जो चुका और दोनों है रूपा को, उसकी जो रूप की जो चनफनिया जो रूप है उसका देख के हम तो पूरा मोहित हो चुके थे। हम बांसी फूकने लगे, कहाँ पे? टुंगरी के ऊपर में। ठीक, हरिणे के मोहड़े देखा दिली गाछे को ओढ़े ओढ़े। गाछ का जो पेड़ ओढ़े ओढ़े यानी कि पेड़ के पीछे से हमने देखा, वो हरिणे के मोहड़े देखा दिली यानी कि एकदम हिरन के चेहरे की तरह वो उसको हम देख पाए पेड़ के पीछे से। ये एक पति पत्नी के रिश्ते को बताया जा रहा है, एक जीवन साथी के रिश्ते को बताया जा रहा है। इसके बाद सरंची और कमल का कहानी शुरू होगा यहीं से। अब कह रहे हैं, जब हम लोग का प्यार हो जाता है, जब हम लोग आपस में नयन हम लोग के चार हो जाते हैं, उसके बाद अगली कहानी है कि हम लोग अगली कहानी है एक जीवन साथी लड़का और लड़की की, औरत और मर्द के बीच की, कि आधा अंग पूरा भेल बिहाक हमर राती, रात जे बीतल हमर सुहागे खाटी। आधा अंग पूरा है, मेरा जो शरीर था वो आधा था, वो पूरा हो चुका कब? शादी की रात में। रात जे बीतल हमर सुहागे खाटी, मतलब सुहाग की खाटी में, सुहाग के पलंग में, खाटी में, सुहाग के साथ मेरा जो रात बीता उससे मेरा आधा अंग पूरा हो गया।
खाती गतले हमरा वो जड़ी बूटी खिवे। अब देखिए मेरा अंग, हम लोग दो अंग थे वो एक हो गए, दो जिस्म एक जान थे, दो जिस्म हम लोग जो थे वो अब एक जान हो चुके हैं। अब क्या हो गया कि खाटी गतले हमरा वो जड़ी बूटी खिवे, माने खाटी गतले यानी कि बीमार होने पे वो मेरा जीवन साथी है, वो हमको जड़ी बूटी खिलाएगा। चेठा घुरवे खातिर वो दूध पानी पीवे, यानी चेठा घुरवे खातिर हमारा जो दिमाग अगर ना काम कर रहा हो, हमें बेहोशी हो रही हो, तो उसके लिए वो दूध और पानी खिलाएगा। कौन? जीवन साथी। तो जीवन साथी से प्यार की शुरुआत बताए, प्यार के बाद दोनों एक जिस्म एक जान हो गए, उसके बाद एक दूसरे के साथी बन गए। ये सब बात बता रहे हैं यहाँ पे कवि, ये सब पहला दृश्य में कि एक जीवन साथी की क्या अहमियत होती है। अब बता रहे हैं, पहाड़ चढ़ते संगी वो डांग बन जाए। पहाड़ चढ़ने के लिए वो डांग बन जाएंगे। डांग यानी लाठी का सहारा बन जाएंगे। किसी भी पहाड़ को चढ़ने के लिए वो लाठी का सहारा मेरा बनेंगे। हाड़पा बने बहते वो फांसी बन जाए, यानी कि किसी भी नदी में किसी को पार करने के लिए वो डोंगी बन जाएंगे, फांसी बन जाएंगे, यानी नाव बन जाएंगे। या फांसी का मतलब हो गया नाव बनेंगे, वो मेरा सहारा बनेंगे। वो एक जीवन साथी की कहानी है। नाना रंगे नाना रूपे, नाना छंदे नाना धंधे, प्राकृतिक अड़गुड़ जुगूद, मर्द बैसल जानिक कांधे। अब देखिए यहाँ पे मर्द को एक औरत के बीच में, और औरत और मर्द के बीच में वो कवि बताना चाह रहे हैं कि औरत कैसे एक मर्द का सहारा बनती। नाना रंगे नाना रूपे, अलग रंग में, अलग रूप में, अलग छंद में, अलग धंधे में, प्रकृति के अड़गुड़ जुगोत, इस प्रकृति में हर एक प्रकार से, मर्द बैसल जनिक कांधे, यानी कि मर्द जो हैं, जो मर्द लोग जो हैं, जो भी जेंट्स लोग हैं, वो जनिक कांधे यानी कि औरत के ही कंधे पे बैठे हुए हैं, किसी न किसी प्रकार से, अलग रूप में, अलग रंग में, अलग छंद में, किसी न किसी प्रकार से वो औरत का ही सहारा लेके चल रहे हैं। सामाजिक घाड़े मरद बैसला, नारिक दहला जहल, लागाम अपन मने कसला, नीजे लेला रंग महल। समाज के घड़ में मर्द बैठ गए, बड़े बड़े पदों में मर्द चल गए, हर एक चीज़ को अपने ही हाथ में ले लिए। नारिक दहला जहल, यानी नारी को तो दे दिए जहल, यानी कि उनको तो किचन दे दिए, उन्हीं को चूल्हा चौकी संभालने के लिए जहल दे दिए। ठीक, जहल उसके संदर्भ में बोला गया। समाज के हर एक घड़ में, सामाजिक घाड़े यानी बड़े बड़े जगहों पे मर्द बैठ गए, नारी को तो छोड़ दिए, नारी को तो नीचे नीचे मानने लगे। लगाम अपन मने कसला, लगाम अपने हाथ में ले लिए, नीचे लेला रंग महल, और पूरा जो रंग महल है वो मर्द अपने लिए बना लिए, सारी खुशियाँ मर्दों ने अपने लिए कर ली। ठीक, समाजे परल विपत भारी, कैली सिंगी चंपा नारी। देखिए यहाँ पे क्रांतिकारियों की थोड़ा बात की गई है। यहाँ झारखंड की क्रांतिकारियाँ थी कैली सिंगी चंपा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, लगान अपन मने कसला, लगाम अपना मन में ही लोग कस लिए, नीचे लेला रंग महल आप लोग पढ़ लिए। समाजे परल विपद भारी, कैली सिंगी चंपा नारी। समाज में तो विपद भारी हो गया भाई। कैली सिंगी चंपा नारी, कैली दई, सिंगी दई, ये दोनों क्रांतिकारी थी, झारखंड की क्रांतिकारी थी। ये लोग अंग्रेज़ों के साथ क्रांतिकारी लड़ाई में यहाँ पे लड़ी थी। ये लोग कैली दई और सिंगी दई, ये लोग दोनों बहनें थी। ठीक, उनके बारे में बता रहे हैं कि समाजे परल, उन्हीं का एग्जाम्पल बता रहे हैं। समाजे परल विपद भारी, कैली सिंगी चंपा नारी, अपन खैला मार गारी। अब खुद तो मारी मतलब मार गाली सब वो लोग खुद खा ली, लेकिन समाज के लिए वो कुछ करके गई। शहीद भेला तथु ऐसा नारी, बताइए ऐसी नारी जो थी वो लोग समाज के लिए शहीद हो गई, देश के लिए शहीद हो गई। नारिक संवराल समाज संझवायल सरजुतायल, सरगतायल सलसलिया समाज सगरठे सोझाइल। नारिक नरक कुलुप काठी, नारिक मर्दक मोच। ठीक, अब देखिए यहाँ पे शुरू से थोड़ा सा समझिएगा। अपने खैला मार गारी, खुद तो खा लिए मार और गारी। शहीद भैला तथु ऐसन नारी, शहीद भैला तैसन नारी। नारिक संवरक समाज संझवायल सरजुतायल, नारिक संवराल समाज जो है वो संझवाइल है, सरजुताइल है, सरगताइल है, सलसलिया समाज। ये सब एक छंद के तरफ लिए हैं, इन सारे चीज़ को दिए हैं यहाँ पे कवि कि नारी का ही जो संभाला हुआ समाज जो है वो बिल्कुल एक
ही सोझायल है, एक सरगठे सोझायल है। ठीक, नारी नर के कुलुप काठी, नारी जो है वही कुलुप काठी है, यानी कि वही ताली की जो चाबी वही है। ठीक है, नारी मर्देक मोच, नारी ही जो है वो किसी भी मनुष्य की मूछ है, नारी ही। नारी नर एक जिंदगी के साथी, नारी है वो नर का जिंदगी के साथी है, मतलब किसी भी मनुष्य का, किसी भी मर्द का वो जिंदगी की साथी कौन है? नारी ही है। महुआक जैसन खोज, नारी की बेटी, नारी बहन, नारी संगी, नारी माई। पूरे नारी और नर के बारे में ही यहाँ पे बताया गया है, जीवन साथी के बारे में बताया गया और कहा गया है कि नारी बगैर कोई भी मनुष्य जो है, कोई भी इंसान जो है, कोई भी मर्द जो है, कोई भी जेंट्स जो है बिना नारी के उसका कभी भी कुछ नहीं कर सकते। उसका हर मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वही कहा गया है यहाँ पे, उसी को यहाँ पे लिखा गया है। नारी नर एक जिंदगी का साथी, नारी ही नर का जिंदगी का साथी है। महुआ के जैसन खोज, महुआ की तरह, महुआ का खोज जैसा होता है उसी प्रकार नारी नर का साथी है। नारी बेटी, नारी बहन, नारी ही बेटी है, नारी ही बहन है, नारी ही संगी है, नारी ही माई है। तनेक नारी मनेक नारी, नारिक पेटतर केव नाई, नारिक पेटतर केव नाई। ठीक है, मतलब तन का ही नारी, मन का नारी, नारी का पेटतर, मतलब नारी के बदले में और कोई नहीं, नारी का तुलना किसी, मतलब नारी का जगह और कोई नहीं ले सकता है। ठीक, ये कहा गया नारिक पेटतर केव नाई, नारी जो है वही इस समाज को, इस और ये लोगों को और जो भी मर्द हैं उनको लेके चलने वाली और कोई नहीं, मतलब वो उनको सपोर्ट करने वाली नारी ही है, नारी का जगह कोई नहीं ले सकता है। ये जो दृश्य में पहला दृश्य जो था, इसमें नर और नारी के बीच में रिश्ते को बताया गया है, जीवन साथी के रिश्ते को बताया गया है। तो हमको लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यहाँ पे कवि नर नारी के बीच के रिश्ते को बताए हैं और औरतों को, औरत का मर्दों के जीवन में कितना योगदान है उसके बारे में बताए हैं कि बिना औरत के मर्दों का जीवन का कल्पना ही नहीं की जा सकती है, ये बताएं हैं। तो चलिए अब कहानी शुरू होगा सरंची और कमल का, उस कहानी में उस कविता को लेके चलते हैं हम लोग। ठीक, एक नरिक जन्म भैल बोन महुआरे। ठीक है, एक नरिक जन्म भैल बोन महुआरे, कमल फूले कोढ़ी नियर जनमली घटवा घरे। सरंची नामे बोन बालिका, सरंची नामे बोन बालिका, खेले हरिणिक जोरे, कोकिल तरी मधुर कंठे, गाँव मधुर सुरे। अब सुनिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एक नारिक जन्म भेल बोन महुआरे, यानी एक जो लड़की है उसका जन्म होता है कहाँ? महुआ के जंगल में, महुआ के जंगल में एक लड़की का जन्म होता है महुआ के जंगल में। कहानी अभी सरंची के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे कवि, सरंची की कहानी बता रहे हैं कि सरंची का जन्म के बारे में बता रहे हैं कि एक लड़की का जन्म होता है कहाँ? महुआ के जंगल में। कमल फूले कोढ़ी नियर, बिल्कुल कमल फूल का पौधा ये की तरह जो कीचड़ में खिलता है, उसी तरह घटवाहा का घर में उसका जन्म हुआ है कि एक कमल फूल की तरह उसका जन्म हुआ है, घटवाहा का घर में हुआ है। कमल फूल जिस तरह तालाब में खिलता है उसी तरह घटवा घर में उसका जन्म हुआ। सरंची नामे बोन बालिका, उसका नाम था सरंची। वो कौन थी? बोन बालिका, जंगली लड़की जिसका नाम था सरंची, उसका जन्म होता है। खेले हरिणिक जोरे, हिरण के साथ खेल रही है वो। कोकिल तरी मधुर कंठे, बिल्कुल कोकिल तरी मधुर कंठे, यानी कि कोयल की तरह मधुर कंठ में वो खेल रही है, हिरण के साथ खेल रही है, जंगल में खेल रही है। गाँव मधुर सुरे, बिल्कुल मधुर सुर में वो गा रही है। कांड देनु हाथे लेके आदिवासी बाला, खेरा तितिर मार भूले। हाथ में धनुष, हाथ में कांड यानी कि तीर और धनुष लेके वो आदिवासी बाला जो है खेरा और तीतर को मार भूले यानी कि मार रही है। खेरा यानी खरगोश, तितिर उसी प्रकार का होता है एक जानवर। खेरा तितिर ये सब को मार रही है। डेगे गाढ़ा नाला सबको, मतलब एक आदिवासी आप लोग देखे होंगे जो कांड धनुष और ये लेके शिकार करती है और एक बचपन उसका वैसे गुजरता है, तो उसी की कहानी यहाँ पे बता रहे हैं कि कांड धनुष लेके वो अपना बचपन गुजार रही है, खरगोश तीतर को मारती है
गाढ़ा नाला जो भी है और जो नदी नाला है सब में घूम रही है, सब में तालाब में नहा रही है। तो ये सब के बारे में बता रहे हैं एक आदिवासी लड़की के बारे में कि गाढ़ा नाला में घूम रही है, उछल रही है। गढ़े डेगे गढ़े नाला, गाढ़ा नाला यानी कि गाढ़ा नाला सब कुछ छलांग लगा रही है, पार कर रही है। लाल टटह गाते रंग टेसुक फूल ऐसा, बिल्कुल गात शरीर का रंग लाल, किसकी तरह? टेसुक फूल ऐसा। टेसुक फूल यानी कि पलाश के फूल की तरह बिल्कुल उसका रंग लाल है। रूप ओकर ऐसन चमके चाँद चमके जैसन, मधुमासे महुआ फूल रसे टलमल करे। रूप उसका ऐसा चमक रहा है, कैसा चमक रहा है? चांद की तरह चमक रहा है रूप उसका। मधुमासे महुआ फूल रसे टलमल करे, कैसा? उसका उसका बदन चमक रहा है चांद की तरह। किस प्रकार से उसका बदन है? मधुमास से महुआ फूल, बिल्कुल मधुमास में जो महुआ का फूल होता है, जो भी महुआ होता है वो आप लोग देखिएगा, महुआ जब फलता है तो एकदम उससे जो रस टपकता है उसी तरह उसका उसका शरीर बन गया है, उसका शरीर है। रसे टलमल करे, मधुमास से महुआ फूल रसे टलमल करे, एकदम उसकी तुलना की जा रही है मधुमास का महुआ का फूल से। सरंचिक फूटल गात टारे अनंत टा हेमाल करे, सलसलिया सोहल्ला सरय नावा कड़ीला रकम। किस प्रकार से यहाँ पे कवि बता रहे हैं, उसकी सौंदर्य की तुलना कर रहे हैं। सौंदर्य की तुलना मधुमास का महुआ का फूल की तरह तुलना कर रहे हैं, बिल्कुल रस से टलमल कर रहा है। सरंचिक फूटल गात टारे मतलब सरंची जो है उसका नया जो जौवन उसका शरीर का है, किस तरह हेमाल कर रहा है। हेमाल यानी किस तरह से दिखावा कर रहा है वो? सलसलिया सोहल्ला सरय, बिल्कुल सरय पेड़ के एकदम सीधा सरय पेड़ की तरह, सोहल्ला सरय। नावा कड़ीला रकम, नावा कड़ीला यानी कि बिल्कुल जो नया कोई भी फल फलता है जो भी एकदम नवा, एकदम गदराया हुआ, यहाँ पे उसी को बोला गया है, उसी की तरह उसका एकदम शरीर है। सरगट सिगाड़ी गादर, बिल्कुल गादर, देखिए यहाँ पे एकदम गादर यानी कि नया नया जो कोई फल जो पकता है उसकी तरह उसका शरीर एकदम है, इतना मोहित करने वाला। बरई फरल रकम, देखिए यहाँ पे लिखे हैं कि सलसलिया सोहेला सरे नवा कड़ेला रकम, एकदम नया कड़ेला, एकदम उसका बॉडी एकदम शरीर एकदम उस तरह से है। सरगट सियाड़ी गादर, बिल्कुल गादर एकदम फल की तरह। बरई फरल रकम, एकदम बरई जो फल होता है उसी की तरह एकदम गादर है। गादर यानी एकदम नवा जिसमें रस पूरा भरा हुआ है। जैसन रूप वैसन गुण, जिस तरह से उसका रूप है उसी तरह से उसका गुण है। पहली सरंची बोने नावा करत दामोदर एक लोग। अच्छा ठीक है, ये दूसरा लाइन है। चलिए यहाँ तक हम बता रहे हैं आपको पूरा उसका जो शरीर के बारे में कवि बता रहे हैं कि उसका शरीर एकदम नया जो फल पकता है, नया फल जो है, नया रसदार फल जो है उसकी तरह उसका शरीर है, बिल्कुल गदराया हुआ उसका शरीर है। उसके बारे में कवि व्याख्यान कर रहे हैं। बिल्कुल मधुमास में जो महुआ का फूल फूलता है, यानी कि जो महुआ का फूल फूलने का जब दिन होता है उस टाइम जो महुआ का फूल को आप लोग देखिएगा जिस तरह से रस टपकता है उसी तरह से उसका शरीर एकदम रसीला है। ये कवि बता रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए अब क्या है, जैसन रूप वैसन गुण, जैसा रूप वैसा गुण। पहली सरंची बोने, जैसा रूप उसी तरह गुण भी उसको मिला, जैसा रूप था वैसा गुण भी उसको मिला। कहाँ? जंगल में। सरंची को जंगल में रूप भी मिला, गुण भी मिला। नाव करत दामोदर के लोग, गाँव के जने जने नाम कर रहे हैं दामोदर के लोग, जो दामोदर किनारे के जो लोग हैं वो लोग नाम कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? गांव गांव जने जने, हर एक मुँह हर एक जुबानी में इसके जौवन की कहानी है सरंची का। नजर गपचाए भाईल देख घटवा कुंवारी, लेभरा लेरगा लार चुए देख के सुंदरी। नज़र गपचा के, नज़र गड़ा के लोग देख रहे हैं इसको, इसकी जौवन को, इस लड़की को, सरंची को। नज़र नज़र गड़ा के वो लोग देख रहे हैं, गपचा के यानी कि गड़ाना। भाईल देखे घटवा कुंवारी, इसको देखते हैं। लेभरा लड़का यानी लुच्चे लफंगे लोग का लार चूरा इसकी जौवन को देख के सुंदरी को देख के। ठीक है, इतनी जो अवस्था में थी, इतनी रसीली थी, इसको देख के ये कवि लिख रहे हैं कि लेबरा लड़का जो उस टाइप के लोग होते हैं
लफंगा टाइप के, उन लोग को देख के, उन लोग इसको देख के उनको लार चू रहा है। सेनाक रंगे धान भेल अघन पूसेक मास, महमहाय गेली धरती झैर बैसाख से सोहाय गेल घर दुआर सोहराय पर्वे। सेनाक नहीं होगा, यहाँ पे होगा सोनाक रंगे। जो धान होता है वो सोना का रंग की तरह होता है, एकदम गोल्डन। अघन पूस मासे महमहाय गेली धरती झैर बैसाख से सोहाय गेल घर द्वार सोहराय पर्व। आ गया सोहराय पर्व, ठीक है। अब सोहराय पर्व में क्या होता है कि धान का जो रंग होता है वो एकदम गोल्डन कलर का होता है। यहाँ सेनाक नहीं है, सोनाक होगा, सोनाक रंगे। तो सोना का रंग में जो धान है वो रंग गया अघन पूस का मास में। अघन पूस का मास में क्या होता है, सोहराय पर्व होता है। तो सोहराय पर्व के बारे में बता रहे हैं कि झैर बैसाख से यानी वर्षा का जो समय जब शेष होता है तब सोहराय का पर्व आता है, तो उसके बारे में बता रहे हैं। सोहराय पर्व आ गया। सोहराय पर्वे मोहाय गेला सयान छवा सवई के गरबे, आरना कड़ा खूंटाय गेल संचरिक सरंचिक दुआरे, हेले डुडू खेले लगला कुल्हिक मंझारे। अब देखिए सोहराय के पर्व में बांधना एक पर्व होता है, बांधना जिसे कहा जाता है, बांधना पर्व होता है। और एक जिसमें क्या होता है कि घर के जो जानवर होते हैं, या तो बैल हो, सांड हो, या तो काड़ा हो, काड़ा यानी कि जो भैंसा होता है, उसको बांध दिया जाता है बीच में एक लकड़ी गाड़ के। एक लकड़ी नहीं, एक बड़ा सा चौड़ा मोटा कोई लकड़ी के सहारे में उस बैल को या उस सांड को बांध दिया जाता है। और साइड में हेले डुडू खेले लगला। हेले डुडू यानी कि एक चमड़ा या तो कोई ढोल लेके उस सांड के साथ खेला जाता है। ये सोहराय पर्व में होता है, जिसको बांधना बोला जाता है। तो सोहराय का ही पर्व में क्या होता है कि अब यहाँ का कहानी ये ऐसा है कि देखिए, आरना काड़ा खूंटाए गेल, ये तो अब काड़ा को अब आरना काड़ा बोलते। आरना काड़ा यानी कि जो काड़ा नया नया ये होता है उसको आरना काड़ा बोलते हैं। और आरना काड़ा को ही ये अपना सरंची का द्वार में जो सरंची का काड़ा था, आरना उसका जो आरना काड़ा था, मतलब इसका जो काड़ा था वो आरना था, उसको सरंची का द्वार में खूंट दिया जाता है। ये सरंची का काड़ा था, तो सरंची अपना द्वार में अपना आरना काड़ा को खूंटती है यानी कि खेलने के लिए डंडा गाड़ के वहाँ पे उसको डाल देती है रस्सी के सहारे, और उसको लोग हेले डुडू खेले लगला। यानी कि अब सोहराय के दिन में जो बांधना पर्व में हेले डुडू खेल होता है वो खोने लगा। कुल्हिक मांझे यानी कि बिल्कुल जो कुल्ही होता है, कुल्ही जिसको रोड बोला जाता है, रास्ता या गली बोला जाता है, तो गांव में उसको कुल्ही बोला जाता है। तो कुल्ही के बीच में ही ये सब खेल होता है। किसी भी बैल को या सांड को बांध दिया जाता है एक खूंटा में। खूंटा यानी कि एक बड़ा सा पेड़ का या तो किसी और का, किसी भी लकड़ी के ये में बांध दिया जाता है और उसे साइड से ढोल नगाड़े के बीच खिलाया जाता है, जिसे हेले डुडू खेल बोलते हैं। तो हेले डुडू खेल होने लगा। सरंची का अपना आवरना कड़ा को खूंटती है वहाँ पे सरंची के द्वार में। अब आते हैं खून डब के लागल काड़ा ढाके झोंकारी, आड़रे लागल आड़ना खूंटाक धारी धारी। अब जब होता है ये खेल तो आप लोग देखे होंगे, बांधना में क्या होता है कि अगर कोई भी बैल या उसको काड़ा को अगर हम लोग कोई भी खेल खिलाते हैं, उसके बाद वो बहुत गुस्से में आ जाता है, तो उसका खून डबकने लगा काड़ा का कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ढोल नगाड़े के साथ जब खेल खिलाते हैं तो जो बैल होते हैं वो लोग पूरा पागल हो जाते हैं, तो खून उसका डबकने लगा काड़ा का। ढाके झोंकारी यानी पूरा नाकों से पूरा एकदम वो ये क्या बोलते हैं, फुंकार मारने लगा। आड़रे लगल आड़रा खूंटाक धारी धारी। वो जो खूंटा गाड़ा गया था, खूंटा यानी कि जो लकड़ी का बड़ा सा जो ये गाड़ा जाता है, वो लकड़ी का जैसे सिमल उमल का या तो ये क्या बोलते हैं उसको, सरई का पेड़ का जो खूंटा जिसे छिल छाल के गाड़ दिया जाता है, तो वही खूंटा में उसका धार धार में ये घूमने लगा। इसको बांध दिया जाता था इस लकड़ी में, तो वो किनारे किनारे घूमने लगा क्योंकि बांधा हुआ था आरना कड़ा। तो आरना कड़ा को बांध दिया जाता है और उसको सामने से पूरा वो बजाया जाता है नगाड़ा ढोल, और उसे खिलाया जाता है वही बंधना में, सोहराय में।
तो खूंटा के धार धार में उसको घूमने लगा वो। उसके बाद क्या हुआ, वो तो बहुत बलशाली था, अब वो खूंटा ही उखाड़ के आरना कड़ा पीत कैल महुआरी, यानी वो जो खूंटा को ही उखाड़ के उखड़ाए खूंटा आरना कड़ा पीत कल महुआरी। अब ये जो सरंची थी, इसका जो काड़ा था आरना, ये अपना खूंटी थी वहाँ पे कि ये भी हेली डुडू खेल में इसको भी शामिल करेंगे, बांधना पर्व में शामिल करेंगे, खूंटा गाड़ के दे दी थी उसको। अब उसका आरना काड़ा जो है वो तो खूंटा ही उखाड़ के भाग गया पीतकल महुआरी। चौकाए गेली सरंची हाय की भेल मायरी, मतलब चौकाए गेली यानी हथपरब रह गई सरंची, क्या हो गया ये तो उखाड़ के ही भाग गया मेरा काड़ा, मेरा जो आरना काड़ा था, मेरा जो काड़ा था, मेरा जो पशु था, वो तो खूंटा ही उखाड़ के भाग गया, खेल क्या खेलेगा। हाय की भेल मायरी, हाय की भेल मायरी का मतलब हाय क्या हुआ, मायरी माने माँ कसम, ठीक है। चौंकाए गई सरंची, सरंची तो बिल्कुल हतप्रभ रह गई, आश्चर्य होगी, क्या हो गया, हाय की भेल मायरी, क्या हो गया माँ कसम, इसका एग्जैक्ट मीनिंग यही हुआ। काड़ धेनु पैना हाथे धरली वीर कुंवारी, पेछू पेछू काड़ा के रखते जोरियाक धारी धारी। अब काड़ा तो भाग के सीधा जंगल चढ़ गया। गांव में भी ऐसे ही होता है कि कभी भी कोई भी ये पर्व त्यौहार मनाया जाता है तो उसके बाद बंधना पर्व के बाद जब बैल को खेला जाता है बैल के साथ, उसके बाद बैल को छोड़ देने वो सीधा जंगल भाग जाता है। तो अब तो वो तो भाग गया काड़ा उसका, अब तो उसको खोजना होगा क्योंकि वो तो इसका अपना काड़ा था, तो उसको तो खोजना इसको पड़ेगा ही। तो उसके लिए वो क्या करती है, जब भाग गया वो खूंटा उखाड़ के, काड़ धेनुक पैना हाथे, यानी कि धनुष तलवार पकड़ के, पैना हाथे, पैना यानी कि लाठी पकड़ के, लाठी धनुष तीर लाठी पकड़ के, धरली वीर कुंवारी, पकड़ के वो वीर कुंवारी जो है पकड़ के चलती है, पेछू पेछू काड़ा के रख दे जोरियाक धरी धरी, माने बिल्कुल काड़ा जो है आरना काड़ा जो इसका था, इसका जो भैंसा था, इसका जो पशु था उसके पीछे पीछे दौड़ देती है, वो रख दे यानी कि दौड़ती है। जोरियाक धारी धारी, जोरिया यानी कि छोटी जो नदी होती है जो जंगल के बीच से बहती है, उसके किनारे किनारे काड़ा के पीछे में ये भी दौड़ जाती है। झोंकाइल काड़ा ईड़े के देल पिंडरा गजार बोने, अब वो तो काड़ा जो था, वो जो परेशान पूरा झोंकाया हुआ काड़ा था, पूरा एकदम झमेला में जो काड़ा था, वो तो और ईड़ेक देल यानी कि बहुत ज़ोर से दौड़ देता है, कहाँ पे, पिंडराक गजार बोने। ये पिंडराक बोन जो है ये बोकारो ज़िला में है, यह कहानी भी बोकारो के ही है। तो ये जो पिंडराक बोन है वहीं पे चल जाता है गजार बोने। इतना परेशान में था कि वो जो पिदका हुआ था, वो जो काड़ा था वो अचानक से वो जो खूंटा है वो उसको उखाड़ लेता है, तो वो पूरा झोंकाया हुआ था तो भाग जाता है। और भागता कहाँ, पिंडरा का बोन में, पिंडरा के जंगल में भाग जाता है। हेरलाक बोन डोंगल फांदल थिरले लकराक खंधे, सरंचिक पीठे कांड धनुक हाथे सोच पैना, गाछे ओड़े ओड़े नले। अब क्या होता है कि झोंकाइल कड़ा इड़ेक देल पिंडरा गजार बोने, पिंडरा का गजार पार कर जाता है, वो चल जाता है। वो पिंडरा का जो वन था, वो जंगल था, पिंडरा एक पेड़ होता है, पौधा होता है, वही का गजार बोन में वो चल जाता है। हरलाक बोन डोंगल फांदल, माने हरलाक जो ये भी एक पेड़ होता है हरला, उसका जो जंगल था उसको भी फांद के डेग के, उस जंगल को भी फांद करके वो लकड़ा थिरैले लकड़ा खंधे, यानी कि जो लकड़ा होता है जिसको बोला जाता है सियार का ही एक प्रकार होता है जो लकड़ा। अब उसका जो खंधा यानी कि खंधे यानी कि उसका जो कोचा यानी कि जो रहने वाला जो जगह है जो 2-3 जंगलों के बीच में रहता है, वो वहाँ तक पहुँच गया काड़ा। सरंचिक पीठे कांड धनुक खांधे सोच पैना, सरंची का पीठ में आदिवासी लड़की थी तो कांड धनुक लेके निकल गई थी कि अपना काड़ा को लाने के लिए। कांड धनुक लेके जो निकली थी, पीठ में उसका कांड धनुक, हाथ में है उसका सीधा सा एक लकड़ी। गाछे ओड़े ओड़े न ले, अब देख रही है पेड़ के पीछे पीछे से कि किधर गया मेरा काड़ा। अभी अपना काड़ा को बुला रही है, देखिए कैसे अपन काड़ा आरना, उसको देख रही है वो कैसे बुला रही, आओ आओ रे हमर आरना घर घुर आओ, आर नाई झोंकबो तोरा नाई खेलबो घाव, कान पायत जैसे सुन ले बोन के जानवर, सिहर गेल आरना गात इड़कल जैसे सांवर। ये बुला रही है अपने
काड़ा को, अपने बैल वो भैंसा को, अपने पशु को कि आ जाओ, अब तुमको और ऐसा नहीं खिलाएंगे, तुमको और नहीं ऐसा झोंकेंगे किसी भी खेल में, हेले डुडू में ना खेलबो तोरा घाव, तुमको घाव भी नहीं देंगे। कान पात जैसे ही सुन ले, जैसे ही इसका आवाज़ सुनता है फिर वो काड़ा पूरा सिहर जाता है वो, कि हमको फिर वैसे ही उस खेल में शामिल करेगी, हमको ले जाएगी, फिर वहाँ पे फिर खूंटा में बांध देगी हमको। तो आरना का गात, जो आरना काड़ा जो था उसका गात पूरा सिहर जाता है। फिर इड़कैल, फिर से दौड़ जाता है वो जानवर, बिल्कुल सांवर की तरह। सांवर यानी कि एक ये हिरन का प्रकार है, उसकी तरह पूरा ज़ोर से दौड़ने लगता है। थकल अरना बाघ जोबरे हेमाल पानी जोबरल। अब क्या होता है, बाघ जोबरे यानी कि बाघ का जो रहने वाला स्थान था, जहाँ पे वो बाघ रहता था और जिस जंगल का खोह में, वहाँ तक थकल अरना यानी कि जो काड़ा था पूरा थका हारा वहाँ तक पहुँच जाता है। ठीक, बोने बोने टावा करे, सरंचिक गाक घामे चोभरल, कुसुम तेतेर भेंडरी पाल्हा, पुटूस झारे नुकाइल, बाघ जोबरा जोरियाक मुँह गजार बाने तोपाइल, बाघेक सुइंग बाघ जोबरा बाघिन जहाँ बियाई। देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अब तो सरंची खोज रही है उसको कि काड़ा मेरा आ जाओ। उसका काड़ा तो इसका आवाज़ सुन के बाघ जोबरा का जंगल तक पहुँच चुका है। तो ये क्या कर रही है, बोने बोने टावा करे, पूरा जंगल ही जंगल खोज रही है। सरंची का गात पूरा, सरंची का जो शरीर है पूरा घामे चौभरल, घामे यानी कि पूरा पसीना से भीग चुका है। कुसुम तेतेर भेंडरी पाल्हा पुटूस झारे नुकाई, ये सब सारे कुसुम तेतेर पुटूस ये सब का झाड़ में देख रही है कि कहीं तो नुकाइल होगा, कहीं नहीं मिल रहा। बाघ जोबरा जोरिया के मुँह गाजार बाने तो पाइल। अब तो बाघ जोबरा जो है जोरिया के मुँह गाजार बाने तो पाइल, यानी कि ये सब, ये जो पूरा जंगल है, बाघ जोबरा जो है वो पूरा एकदम जंगल से भरा हुआ है। यहाँ कहाँ वो खोज के पाएगा उसको। बाघेक सुइंग बाघ जोबरा बाघिन जहाँ बिहाई, जहाँ मनुष्यक नाव चिंता नाय काड़ा हुआ नुकाई। अब इसका जो काड़ा है वो इतना जंगल में, इतना जंगल के अंदर में खो गया है, इतना जंगल झाड़ है वहाँ पे कि बाघेक सुइंग बाघ जोबरा यानी बाघ का जो, बाघ जोबरा जो जगह है, बाघिन जहाँ भी है, जहाँ बाघिन जो होती है यानी जो शेरनी होती है जहाँ बच्चा देती है, वहाँ इतना घना जंगल है कि वहाँ मानुष का नाम चिंता नहीं है। काड़ा वहीं जाके लुका गया है, काड़ा वहीं जाके छिप गया है, कहाँ से खोज के पाएगी वो। कुछ कुछिया अंधार राइते यानी घनघोर, कुछ कुछिया यानी कि घनघोर अंधेरिया रात में, अंधार का मतलब अंधेरा का रात में, हेराइल हीरा जेरम खोजे, जिस प्रकार से खोया हुआ हीरा को लोग खोजते हैं। बोने के भीतर सरंची रानी अपन आरनक सेरम खोजे, वो जंगल के अंदर में सरंची रानी जो है आदिवासी लड़की, उसी तरह से अपने काड़ा को खोज रही है। सही समय बाघ जोगराक बाघ मानुष खोर भैल हल, राजा के बेटा कमल कतु बोने बाघ खोज हल। अब इसी टाइम का, अब देखिए ये वाला स्टोरी को थोड़ा सा हम एक करके बता रहे हैं। देखिए अभी तक क्या हुआ था कि सरंची जो है, सरंची जो आदिवासी लड़की है वो अपना जो काड़ा था, अपना जो पशु था उसको खेलने के लिए रखी थी, खेलने के लिए, हेले डुडू खेलने के लिए। और जो बांधना पर्व होता है सोहराय के बाद, उसके लिए वो उसे बांधी थी वहाँ पे एक खूंटा में, एक लकड़ी में। अब क्या होता है कि जो काड़ा होता है वो इतना शोरगुल और इतना आदमी और इतना बाजा को देख के वो भाग जाता है खूंटा उखाड़ के ही, और भाग के कहाँ 2-3 जंगल के पार भाग जाता है, और जाके जहाँ बाघ रहता है, बाघ का खो है, वहाँ तक उस जंगल में जाकर पहुँच जाता है। तो सरंची जो है, जो आदिवासी लड़की है, वो अपने पीठ में धनुष और उसका जो तीर है वो सब लेके और डंडा लेके निकलती है इसका अपने आरना काड़ा का खोज में अकेले ही, और बाघ का जंगल तक पहुंच जाती है। और उसी टाइम क्या होता है कि ये जो बाघ का जो जंगल है, वो बाघ का जो बाघ जोबरा जो जगह था, वहाँ का जो बाघ था वो आदमखोर हो चुका था, वो मनुष्य को खाने वाला आदमखोर बन चुका था। ठीक, तो उसी को मारने के लिए ही कमल केतु जो कालकेतु के बेटे थे और जो उमादित्य के पोते थे, वो भी आए थे उसी बाघ को मारने के लिए उसी जगह पे। और सरंची आई थी काड़ा को खोजते हुए वहाँ पे, अपना काड़ा को, अरना काड़ा को, कि
उसी जंगल में जाके वारना काड़ा छिप गया था। और बिल्कुल रात हो चुका था, पूरा अंधार में खोज रही थी वो, जिस तरह हीरा को खोजता है आदमी उसी तरह जंगल का अंदर में खोज रही थी। और इधर से राजा का बेटा कमल केतु भी बाघ को खोज रहा था कि जो आदमखोर बन चुका था। देखिए, से समय बाघ जोबरक बाघ मानुष खा खोर भेल हल, राजा का बेटा कमल को तू बोने बाघ खोज हल। उसी टाइम बाघ जोबरा का बाघ जो है वो बिल्कुल आदमखोर हो चुका था, मानुषखोर आदमखोर हो चुका था। उसी समय कमल केतु जो है बाघ खोजे हलई, माने उसी समय कमल केतु जो है जंगल में बाघ खोजने के लिए निकला हुआ था। अपन काड़ा आरना आओ आओ रे हमारा आरना घुर आओ। उसी समय जो है अब क्या होता है कि राजा का बेटा कमल केतु बोने बाघ खोजहल, राजा का बेटा कमल केतु भी बाघ खोज रहा है, उधर वारना काड़ा को खोज रही है सरंची। काड़ धनुक बलम टांगी, मतलब काड़ यानी तीर, धनुष, बलम भाला और टांगी लेके कहाँ पे, घोड़ा पे चढ़ के कमल केतु भी आए हुए हैं। एकाई घुराई कमल केतु ओकर बने संगी छूटल, कमल केतु अकेले हो गए हैं, उसके जितने भी संगी साथी और जितने भी सैनिक थे वो सब पीछे छूट गए हैं। यह बाघ को दौड़ाते हुए या बाघ के पीछे पीछे खोजते हुए अकेले ही तीर, धनुष, बलम, भाला, टांगी लेके निकल चुके हैं घोड़ा में चढ़ के। पूरा जितना सैनिक है वो लोग पीछे ही छूट गए हैं, जंगल में खो गए हैं वो लोग। इधर सरंची अकेली आई हुई है आरनाकड़ा को खोजते हुए, रात हो गया है इसका, अंधेरिया रात में खोज रही। इधर कमल केतु बाघ को खोजते हुए आया था और खोजते हुए ये अकेले पड़ गया है, ये भी जंगल में खोज रहा है उसको तीर और धनुष के साथ और भाला के साथ। सब घाम चुए कमल केतु गाते, मानुष खोरेक टावा करे बोनेक डहर पाते। सब घाम चुए यानी पसीना से तरबतर हो चुका है कमल केतु। मानुष खोरेक टावा करे, टावा यानी खोज रहे हैं। मानुषखोर कौन है? मानुषखोर वही जो बाघ है, उसको खोजते हुए डहरा पाते यानी वन का रास्ता में, जंगल का रास्ता में मानुषखोर को खोज रहे हैं। वो खोजते खोजते बिल्कुल पसीना से तरबतर हो चुके हैं। आदिवासी होड़ेक संगे जय भेल सई बोन जया कोचा, पुरखा के माटी पहुँचल केतुक लागल नहीं खोचा। अब देखिए, ये कहानी थोड़ा पीछे वाला कहानी है। पूरा पसीना से तरबतर वो पहुँचते कहाँ पे हैं? वो पहुँचते हैं उसी जंगल में जहाँ पे जया कोचा जंगल, जहाँ पे जो है इनके जो दादाजी थे और आदिवासियों के बीच के साथ लड़ाई हुआ था। इनके दादाजी दो ये थे, उमादित्य जो थे, उमादित्य राजा का लड़ाई हुआ था यहीं पे। आदिवासी होड़े के संग लड़ाई हुआ था आदिवासियों के बीच और इनका दादा के बीच लड़ाई हुआ था। वही जया कोचा जंगल पहुंच जाते हैं बाघ को खोजते हुए। पुरखा के माटी पहुँचल केतुक लागे नहीं खोचा। ठीक, आदिवासी घोड़े के संग जय भेल सही बोन कोचा जया कोचा, पुरखा के माटी पहुँचल केतुक लागले नहीं खोचा, माने उसी जंगल में पहुँच गया केतु जहाँ पे इसका आदिवासियों के साथ लड़ाई हुआ था इसका दादाजी का, इसलिए इसको एक खोचा भी अभी तक नहीं लगा था। ठीक, पुराना डिड़ाई नाइब गेल अंगशेर वीरपूत, माटिक प्यारा राजा का बेटा ख्याले पुरखा बापूत। पूरा अपने पुरखा का और जो बापूती संपत्ति, बापूत का जो जगह था उस सबको देख के ख्याल में ही ये खो गया। माटिक प्यारा राजा का बेटा, माटी उसी माटी का प्यारा है, उसी माटी में इसके जो पुरखा थे लड़ाई लड़े थे, तो उसी माटी में ये भी गया है बाघ की खोज में, वही बता रहे हैं कवि। इधर दूसरी तरफ है सरंची नूनी यानी कि बेचारी लड़की। सरंची नूनी लड़की लारू बातू भैल हली, आमे के जुड़े शीतल बता से निर्भय सुतल हली। अब आम का जो जुड़े यानी कि उसकी छाया में, उसके नीचे में, पेड़ के नीचे शीतल बता से यानी पूरे ठंडे हवा में सो रही है ये बेचारी। पूरा हिंदे थक
सरंची नुनी लारू पातू भेले। लारू पातू यानी पितर बतर थक के एकदम पूरा थक के परेशान होके पसीने से पसीने तरबतर हो जाना, उसी को ही लारू पातू, पूरा थक हार जाना, उसी को ही बोलते हैं। उसी से पूरा थक हार के वो सो गई थी। कहाँ पे? आमे के जुड़े माने आम का पेड़ का शीतल छाया में, और निर्भय सुतल हली माने बिल्कुल निर्भय से सोई हुई थी। और कमल केतु उधर बाग को खोजते हुए भी वहीं पे पहुंच गया था। कुहू कुहू मधुर कंठे कोकिला सरंची के जगावे, पीऊ पीऊ बोन पपीहा अमृत सुख पावे। कुहू कुहू मधुर कंठे, बिल्कुल मधुर कंठ में कोकिला सरंची के जगावे। कोकिला यानी कि कोयल पक्षी जो है वो सरंची को जगा रही है कि, और बोन पपी। तो अगला दृश्य है कमल केतु का, यहाँ पे व्याख्या किया गया है कि अगला दृश्य है ये। इसमें जैसे यहाँ तक जो है वो पूरा थक हार के सो गई थी एक पेड़ के नीचे में, जो सरंची थी। तो अभी उसके बाद कमल केतु आते हैं, तो ये अगले दृश्य में दिखाया गया है। अगले दृश्य में यहाँ पे कवि बता रहे हैं कमल केतु के आने के बाद। कमल केतु आके उसको जब देखते हैं तो कमल केतु क्या देखते हैं? कमल केतु नजर परे बन बालिका के ऊपर, धुक धुक जीव धक धक छाती, मुँहे बात नहीं उसरल। कमल केतु जब उसको देखते हैं तो उसको नज़र जब पड़ता है उसके ऊपर, तो वन मालिका के ऊपर जब नज़र पड़ता है तो उसका जो छाती है वो धक धक करने लगता है, दिल धड़कने लगता है, और उसके चेहरे से और मुंह से कोई भी बात ही नहीं निकल पा रही है, ऐसा यहाँ पे कवि कह रहे हैं। कमल केतु जब उसको देख लेते हैं उसको, उसकी सुंदरता को, तो अब क्या है? पिंधल ओढ़ल सिंगार भेसे, साइज बन कुंवारी, उपरनी तो घसिन केल शीतल ब्यारी। पिंधल ओढ़ल सिंगार भेसे, सिंगार भेस में पूरा पिंधल ओढ़ल थी। पिंधल ओढ़ल यानी कि पहनी हुई थी। क्यों सिंगार भेस में पहनी हुई थी? क्योंकि सोहराय का दिन था और जो बंधना का पर्व था, तो उस दिन सब कोई पिंध ओढ़ के तो रहती ही है, अच्छा अच्छा वस्त्र परिधान। साइज बन कुंवारी, बिल्कुल बन कुंवारी की तरह पूरा सजी हुई थी वो। उपरनी तो घसक गेल, उपरनी यानी कि जो ओढ़नी था वो तो बिल्कुल घसक चुका था, इतने दूर से आई थी अपने काढ़ा के लिए, तो उपरनी जो ओढ़नी होता है वो तो बिल्कुल उसका चल गया था, घसक गया था। शीतल ब्यारी, बिल्कुल शीतल ब्यारी लग रही थी वो। डर डराइन राजा के बेटा, डेरा तनी उठावल, नाले लागल त्रियाक भेव, बोनई की पावल। अब राजा का बेटा बिल्कुल डर गया। डरने के बाद वो बिल्कुल सोच रहा है कि अरे भाई हमें जंगल में ये क्या मिल गया। हचेक भैल गेल काम केतु, आँखें मिटिक नाय मारे, नारी गाछक फूलल कोढ़ी, तैनको थीर नाय रहई। सवई जगह भूल गेल काम केतु काम सूरे, बन बाला के रूपे मधु नैने सेवन करे। बिल्कुल उसको देख के कमल केतु जो है वो बिल्कुल भूल जाता है एकदम उसको देख के कि क्या हो, मतलब बिल्कुल उसका नज़र में बिल्कुल छा जाती है वो। बिल्कुल उसका नज़र एकदम थिर नहीं रह पाता है, वो बिल्कुल भूल सा जाता है। काम केतु काम सूर में इतना मगन हो जाता है कि बनबाला का रूप में मधु में इतना खो जाता है, बिल्कुल नयन से वो सेवन कर रहा है, यानी बल्कि उनके खुद की आंखों से ही, नयन से ही वो देख के उसको इतना सुंदर वो लग रही है कि वो बिल्कुल भूल चुका है। ठीक। मालिनिक फूल एक माला मह मह महाइल, महाक गैल महाजन एक बेटा मने मने मताइल। बिल्कुल मन मन में मता गया उसके सुंदरता को देख के, वो जो महाजन का बेटा बिल्कुल मन मन में मता गया। इतना महकाया हुआ, इतना सुंदर वो जो दृश्य था, बिल्कुल वो फूल की माला की तरह, मालिनिक फूल एक माला, बिल्कुल ये देख के थोड़ा सा एकदम उसकी सुंदरता को देख के, जो सोई हुई थी, जो आदिवासी लड़की जो सरंची अपने काढ़ा को खोजते हुए पेड़ के नीचे में सोई हुई थी, उसको देख के बिल्कुल कमल केतु एकदम सौंदर्य में खो गया। बतर सिरे ऐसन की हिछे लागले घोड़ा, कमल केतु थन में घोड़ा कखनो सरंचिक मोहड़ा। कि ऐसा क्या हो गया कि घोड़ा भी उसकी ओर देख रहा है। बतर सिरे ऐसन की हिछे लगले घोड़ा, पूरा घोड़ा भी हिनहिनाने लगा। कमल केतु थन में घोड़ा, कमल केतु कभी घोड़ा को देख रहा है। कमल केतु घोड़े के ऊपर था, वो पूरा अपना अस्त्र शस्त्र लेके घोड़े के ऊपर था, तो वहाँ पे रोकने के बाद घोड़ा भी हिनहिनाने लगा। हिनहिनाने के बाद कमल केतु कभी घोड़ा को देख रहा है तो कभी सरंची का मोहड़ा यानी कि चेहरे को देख रहा है। अब इतना जब आवाज़ हुआ और इतना कुछ जब हुआ तो वो सरंची उठल, हड़बड़ाइल उठी सरंची,
उठ सरंची, माने हड़बड़ा के सरंची उठ गई। सरंची कैसे क्यों उठी हड़बड़ा के? वो तो सोई हुई थी उस पेड़ के नीचे, तो अचानक जब देखी तो उसको आवाज़ सुनाई दिया, तो अचानक उठी। उठने के बाद छाती हाथ धरी, अपना छाती में हाथ पकड़ी, हाथ धरी, क्योंकि उसका ओढ़नी भी नहीं था, तो अपना छाती में हाथ धरी। सवेरे सैरवे लगली अपन पिंधना, नजरे हुंदी करी, अपना पिंधना उंधना को ठीक करने लगी, क्योंकि सोई हुई थी पूरा लारू पातू होके, तो उसका पिंधना ओढ़ना सब इधर उधर हो चुका था, उसका ओढ़नी चूड़नी सब इधर हो चुका था। तो उसके लिए अपना चेहरा को इससे अलग करके अपना पिंधना ओढ़ना को ठीक करने लगी। कस के कमर धरती कांड, एकदम अपना कमर को कस ली। उसके बाद धरती कांड, यानी कि कांड जो है, जो जो तीर है, कमान है, सबको अपना कमर में कसने के बाद बोनेक वीर बालिका लखे अनहिचार जुआन मुँह सरंची रन चंडिका, बिल्कुल रन चंडिका बन गई एकदम तुरंत। अभी सोई हुई थी, अभी उठ के तुरंत रन चंडिका वो बन गई। कैसे बन गई? बिल्कुल अपने कमर को कस के उसमें तीर और कमान लेके वो बिल्कुल रन चंडिका बन गई। चनफन रूप रंग राजा का बेटा सरंची मने भवई, मानुस लाए न मुदई लाए कखनु दिको मने करे। अचानक से उठ के वो सोच रही है कि पता नहीं कहाँ से ये कौन आ गया। चनफन रूप है, रंग है, राजा का बेटा जैसा लग रहा है, दिख रहा है। सरंची मन में सोच रही है, सरंची मने भाव है, मानुस लाए न मुदई लाए, मनुष्य है कि दुश्मन है, मुदई यानी कि दुश्मन, कखनु दिक्कू मने करे, दिक्कू यानी कि बाहरी, बाहरी आदिवासी या बाहरी जो समाज के लोग हैं उसे दिक्कू बोला जाता था झारखंड में। तो सोच रही है कि चनफन रंग रूप देख के राजा के बेटा को सरंची मन में सोच रही है, भाव है यानी मन में सोच रही है कि मानुस लाए न मुदई लाए, मनुष्य है कि दुश्मन है। कभी कभी तो मन में दिक्कू भी नज़र आ रहा है मुझे, दिक्कू यानी कि बाहरी भी लग रहा है। झाड़ मुने झिंगा अर्धिया गुने पुता, यानी झाड़ जैसा झिंगा अर्धिया गुने पुता। ये कहावत है, गांव में कहावत है कि जिस तरह का झाड़ होता है उसी तरह से झिंगा भी फलता है, और जिस तरह से पुरखा होता है उसी तरह से उसका छुआ पुता भी होते हैं। वही कहा गया है यहाँ पे, एक कहावत है। झाड़ गुने झिंगा अर्धिया गुने पुता, झाड़ की तरह झिंगा ही होगा, जैसा झाड़ होगा उसी तरह तेरे छुआ पुता भी होंगे जैसे पुरखा होते हैं। परदेशिक दिकुक आटा पाटा सरंची से कथित नाता, डेग बढ़ोले मारबो काण फाफर करबो करजी। इसका मतलब हुआ कि परदेसी दिक्कू आटा पाटा, जब परदेसी दिक्कू को देख के, उसका आटा पाटा देख के सरंची से कथित नाता, सरंची को कथित नाता नाता यानी कि वो सोच रही है कि ये कैसा कौन है जो मेरे से कथित नाता बनाने का कोशिश कर रहा है। सरंची उससे पहले उसको सतर्क करती है, डेग बढ़ौले मारबो कांड, यानी कि अगर तुम कदम बढ़ाया तो मारेंगे तुमको तीर, और तीर मार के क्या करेंगे, फाफर करबो करेजी, यानी कि तुम्हारा जो कलेजी है उसको छलनी कर देंगे, फाफर कर देंगे। हाथे के बलम फेंक दे पापी, नहीं तो देख पे सरंची की मर्जी। हाथ में जो बलम है तेरा उसको फेंक दो पापी, पापी जो तुम हो तुम फेंक दो, तेरे हाथ में जो भाला है, बलम यानी कि भाला, उसे फेंक दो, नहीं तो देखबे सरंची की मर्जी, नहीं तो देखोगे इस सरंची की मर्जी को तुम देखोगे। अगर हाथ में तुम्हारा भाला है उसको फेंक दो, नहीं तो। ये धमका रही है उसको। आदिवासी जो सोई हुई थी लड़की, अचानक आ जाता है कमल केतु उसके सामने में, तो इसको देख के सोचती है कौन है, दिक्कू है, बाहरी है, कौन है, इसलिए वो थोड़ी सी डर भी जाती है। बोल के वो उसको बोलती है कि तुम भाला वाला जो हाथ में तेरा वो सब फेंक दो, नहीं तो देखोगे मेरी मर्जी। भय श्रृंगार अड़गुल राग करुण शांत वीर, सातो रस्से सरेची बाला कबिक माथा थीर, हाथे बलम नजर कर भूया बलम फेंक देल, हाथ जोड़ कमल केतु बीते तनी डराय गेल, तुड़ुप तुड़ुप कर छाती अंतरे मन सरल, डरे डरे राजा का बेटा कमल केतु नोहर करल, हे बनबाला केत लागे तोई। इसका मतलब हुआ कि ये धीरे धीरे करके कमल केतु डर से, ये सब साथ के साथों जो हैं वो रस के बारे में दिखाया गया है भाई, मतलब डर का रस बताया है यहाँ पे। भाई सातों रस जो है, भय, श्रृंगार रस, राग रस, अड़गुल, करुण, शांत, वीर, सब चीज़ के बारे में वो बता रहे हैं। कवि का माथा थिर, माथा जो है कवि का जो माथा बिल्कुल थिर हो गया इन सातों रस को देखते हुए। सातों रस उसके मन में एक बार ही में ही आ जाता है उसको देख के, बिल्कुल भय भी आता है, प्यार भी आता है, सारा कुछ देख के उस लड़की को, उस आदिवासी को। हाथे बलम नजर कर भूया बलम फेंक दे,
हाथे बलम, हाथ बलम को अपना जो भाला है उसको हाथ में देखते हुए, हाथ की ओर देखते हुए नज़र से वो भुइयाँ बलम फेंक दे, यानी ज़मीन में अपना जो भाला है उसे फेंक देते हैं। वो जब वो धमकाती है इनको तो हाथ जोड़ कमल केतु बीचे तनी डराए गेल, हाथ जोड़ के कमल केतु एकदम बीच में खड़े हो जाते हैं। तुड़ुक तुड़ुक कर छाती अंतरे मन सरल, डरे डरे राजा बेटा कमल केतु नहर करल, हे बनवाला के लागे तो। पूरे उसके मन में, हृदय में डर बैठ जाता है कमल केतु का। फिर अचानक से तड़प उसका मन में धक धक, और उसका जो धड़कन है उसके साथ भी धकधकी के साथ भी वो बोल देते हैं, तड़प तड़प उसका जो छाती कर रहा है उसके बावजूद वो अंतर मन सरल से डर डर के ही वो पूछ लेते हैं कि हे बनवाला, हे बन की देवी, बन की बेटी, कौन हो तुम, कौन हो तुम। ये इतना पूछते हैं, फिर ये खुद ही बोलते हैं कि तुम बन रखी बन देवी तो हैं क्या, तुम बन की रक्षा करने वाली बन देवी हो क्या, या बनमाला या बनमाया, या बन की जो माला हो बनमाला हो, जंगलों की देवी हो, या बन की कोई माया हो, या कोई माया हो तुम, कि जोगनी भैरवी तो हैं, या तो कोई जोगनी जो भैरवी हो, या भैरवी हो, भैरवी जो देवी हो देवता हो, कौन हो तुम, ऐसा पूछ रहे हैं वो। कि आदि कुल एक बोंगी तो हैं, या तो पुरखा जमाना का बोंगी यानी सिंह बोंगा बोंगी जो होते हैं ना, उसे कहा जाता है भगवान जो होते हैं बोंगा, यानी जो कुल देवता। या तो तुम वो हो, कौन हो तुम। ये सब देख के वो परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं। या मगध देव के संगी तो हैं, या मगध के जो देवता हैं उसकी संगी हो तुम, कौन हो तुम। बिल्कुल रणचंडिका बन के उठी हुई थी, रणचंडिका बन के वो खड़ी थी कमर कस के और हाथ में तीर लेके, कमान लेके। तो उसे देखकर ये भयभीत हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम वन की देवी हो, मगध की देवी हो, या कौन पोंग आदि कुल की जो कुल देवी हो, कौन हो तुम। या शक्ति माँ एक चंचला देवी, या तो शक्ति माँ की चंचला देवी हो तुम, या दामोदर की डोंगी तोई, या दामोदर की नाव हो, कौन हो तुम। या बिहार के बिहारणी यानी बौद्ध भिक्षुनी हो क्या तुम, बुद्धक पुजारिणी यानी बौद्ध भिक्षुनी हो क्या तुम। या बिहार की बिहारिणी हो, कौन हो तुम। बिहारिणी यानी बौद्ध भिक्षुनी। धरती की झारखंडी देवी, या तो इस धरती की झारखंड की देवी हो तुम। कि उमादित्य बरूनी, या उमादित्य की देवी हो, पत्नी हो तुम, कौन हो तुम। उमादित्य राजा की। कि चांद के इजोरी लागे ने लहलुआन रफ झलफलिया, के लागे तनी कह चंडिके ने भाद्रेक शोभा जिंगफुलिया, कौन हो तुम। रणचंडिका बनी हुई हो, कौन हो तुम, मुझे बतलाओ। के लागे तनी कह चंडिके, मैंने भगवान को बोल रहे हैं, रणचंडिके बोल रहे हैं, कह चंडिके बोल रहे हैं, चंडिके यानी दुर्गा माँ, कौन हो तुम। ने भाद्रेक शोभा झिंग फुलिया की लिखोइया पांडुलिपि, या क्या पांडुलिपि लिखने वाली तुम वही हो। कौन हो तुम, इसके बारे में बोल रहे हैं। ने भाद्रेक शोभा झिंग फुलिया की लिखवैया पांडुलिपि, ने कवि निर्बंध छंद, या किसी कवि द्वारा लिखी हुई कोई निर्बंध बिल्कुल छंद हो तुम, पांडुलिपि में लिखी हुई, कौन हो तुम। हर प्रकार का रस उनके ऊपर आ रहा है कमल केतु के ऊपर, तो वही लिख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद इतना डर जाते हैं, इतना इनके दिमाग में आ जाता है, तो ये क्या कहते हैं कि धुराई लोटो हियो देवी, धूल में हम लेट रहे हैं देवी, भेलो हम तोर पायबंद, चहिट गेल कमल केतु टेहुन गादा गाड़ार गुड़ूर, खबर हड़बे है नाय सरंची गरजे नाले टाला टकार टुकुर, कमल केतु चनफन रूप सरंची कंतरे, हेमल पानी हिलोल मारे भयक समुंदरे। अब क्या होता है, धूरा में वो लेट जाते हैं, धूल में, इनको देख के कि देवी तुम जो हो, हम तुम्हारे पाबंद में आ जाते हैं, हम तुम्हारे गिरफ्त में आ जा रहे हैं देवी, हम हार मान रहे हैं, हम कौन हो तुम, हमें बताओ। चहिट गेल कमल केतु टेहन गदा गड़ार गुड़ूर, खबरदार हड़बिए ना सरंची गरजे नले टकार टुकुर। अचानक क्या होता है, ये लेट जाते हैं और लेटने के बाद वो पहले बैठ जाते हैं, फिर लेट जाते हैं, तो लेटने पे अचानक से ये इसके सामने की ओर आ जाते हैं। तब वो बोलती हैं खबरदार हड़बड़िए ना, यानी कि खबरदार हड़बड़ाना नहीं, मेरे तरफ आना नहीं, खबरदार मेरे तरफ आना नहीं, हड़बड़ाना नहीं, सरंजी गरजी नाले टकार टुकुर, बिल्कुल गरज के देख रही है, टकार टुकुर देख रही है और गरज रही है कमल केतु की तरफ। कमल केतु चनफन रूप सरंची का अंतरे, कमल केतु का बिल्कुल चनफन जो रूप देख के सरंची का अंतर मन में हिलोर, हेमाल पानी हिलोर मारे, बिल्कुल भयक समुंदर है। इसको भी भय लग रहा है कि पता नहीं ये कौन है, ये किस राजा का बेटा है, ये भी तो यहाँ अकेले जंगल में क्या कर रहा है। तो ये भी सोच रही है वो, सरंची का अंतरे हेमाल पानी हिलोर माले भयक समुंदर है,
भय का समुद्र में इसको भी डर लग रहा है, क्योंकि वो लेट गया है अचानक से, तो ये भी डर रही है। टाटक करे लागली सरंची कमल केतुक चाहते नाय देल। उसके बाद अचानक से सरंची जो है कमल केतु को बिल्कुल सामने आने नहीं देती है, और वो लेट जाता है कमल केतु इसके कहता है कि हम तुम्हारे गुलाम हो चुके हैं बोल के। अब आते हैं, अब वो पूछ रहे हैं तोय के लगे बताओ पहले। इतना जब वो पूछते हैं कि तुम देवी हो, तुम कौन हो, मेरे हमको बताओ देवी, हम तुम्हारे हम धूल में लेट रहे हैं, ये सब बोलते। तो अब ये भी पूछ रही है कि तोय के लगे बताओ पहले, राग रस से पूछल के। ठीक, अब ये बोल रही है कि तुम कौन हो बताओ पहले, ये बोल रही हैं राग रस में, मतलब गुस्से से पूछ रही हैं, राग रस से पूछ रही हैं वो कि तुम कौन हो पहले बताओ। अब कमल केतु कह रहे हैं कि बाप हमर काल केतु, पिता जो हमारे काल केतु थे, उमादित्य हमर पुरखा, उमादित्य जो राजा थे वो मेरे पुरखा थे। ये अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि काल केतु के हम बेटा हैं, उमादित्य के हम मेरे पुरखा हैं, मेरा नाम है कमल केतु, काम हम वंशिक रक्षा माने वनवासी की रक्षा, यानी वनवासी का जो यहाँ पे वनों में रहने वाले लोग हैं, वनवासी आदिवासी, उसका रक्षा करना मेरा काम है। माने मेरा पिता का नाम काल केतु, मेरे पुरखा हुए उमादित्य, मेरा नाम कमल केतु, और मेरा काम हुआ वनवासी का रक्षा करना, यानी कि आदिवासियों का रक्षा करना, ये बोलते हैं। अब इतना जब बोलते हैं तब वो क्या बोलती है, देखिए। राजा का बेटा चिन्ह चाइन सरंचिक गाते आग लगल। अब राजा का बेटा को जैसे ही पहचान लेती है, राजा का बेटा को जैसे ही जान लेती है वो सरंची का पूरा शरीर में आग लग जाता है। अब आग क्यों लगता है, क्योंकि बहुत पहले आदिवासियों और राजाओं के बीच में, दिक्कुओं के बीच में लड़ाई हुआ था, और राजा लोग आके इन आदिवासियों के जंगल में बैठ जाते हैं और यहाँ पे अपना साम्राज्य बना लेते हैं। इसलिए ये बोलते हैं, सरंची बोलती है कि सरंची का शरीर में आग लग जाता है इसका नाम सुन के। सरंची गते आग लगल, राजा के बेटा का नाम सुन के। वनवासी के रक्षा बात सुन के मुंह से आग बहराए लागल। चेजगांव गढ़ के राजा का बेटा जंगली जीव के रखवैया, यानी कि वनवासी का रक्षा का बात जब वो बोलते हैं, रक्षा का जब बात बोलते हैं वो, तो वो उनका दिमाग में उसका दिमाग उसका जबान से आग निकलने लगता है, क्योंकि वो अचानक सोचती हैं कि वनवासी का रक्षा के बारे में ये बोल रहा है, वो भी राजा का बेटा। ये लोग तो कभी रक्षा हम लोग का किए नहीं है। आग निकलने लगा मुंह से। वो बोल रहे हैं चेचगांव गढ़ का जो राजा का बेटा, और क्या वो जंगल का रखवैया होगा, ऐसा बोल रही है। मतलब सरंची बोल रही हैं कि चेचगांव गढ़ का राजा का बेटा क्या कभी जंगल का रखवाला होगा। तोर बाप जंगल काट देल माटिक परिधन उघरवैया, माई माटिक नंगट कर देल उमादित तोर पुरखा। अब इसके पुरखा के बारे में बता रहे हैं कि तुम्हारा पुरखा जो है, तुम्हारा जो बाप जो है, उसने पूरा जंगल को काट दिया। माटिक परिधान उघरवैया, यानी कि मिट्टी जो परिधान पहनी हुई थी जंगल से, झाड़ी से, पेड़ से, पौधे से, उस परिधान को तेरे पिताजी ने उघरवैया यानी कि उघार दिया, यानी कि तेरे जो मिट्टी परिधान पहनी हुई थी उसको छीन लिया, परिधान कपड़ा को छीन लिया तुम्हारे पिताजी ने। माई माटिक नंगट कर दिया, यानी माँ माटी को नंगा कर दिया तुम्हारे पिताजी ने। उमादित तोर पुरखा, तेरा जो उमादित पुरखा था उसने माँ माटी को नंगा कर दिया जंगल को काट के। वन मानुष एक मांस नोचल, वन का मानुष जो हम लोग आदिवासी थे उन लोग का मांस को तुम्हारे पुरखा ने नोच लिया। तो ही अब करबे रखा, क्या अब तुम करोगे रक्षा। हीरा सोना चांदी हरल, हीरा सोना चांदी जितना था सब लेके यहाँ से छीन लिया। अंकसर एक राजा गोड़ी, अंकसर का जो राजा था उसका गोड़ी बापे चाप दाढ़ी भेले बेटा हो थोड़ा थोड़ी। अब देखिए यहाँ पे एक मुहावरा टाइप का यहाँ पे लिखे हैं कि कितनों भी कर लो तुम तो हो उन लोग को ही पुरखा, तुम्हारे पुरखा तो वही लोग हैं। तो बाप का अगर बापे के चाप दाढ़ी भेले बेटा हो हवई थोड़ा थोड़ी, बाप अगर चाड़ा दाढ़ी वाला हुआ तो बेटा को भी थोड़ा थोड़ा वही संस्कार मिलते हैं। गांठ बांध ले हमर बात, नज़र नाई लगही है, घटवाहक बेटी हम लागी, आगिन कांड देख ली है। फूल ऐसन मन हमर बजर ऐसन गात, फूलवे गेले हम नहीं फूलबो। ठीक, आप कह रहे हैं कि गांठ बांध ले मेरा बात को एकदम गांठ बांध लो तुम। जब वो बोलते हैं कि हम यहाँ के राजा का बेटा हैं तो इनका बदन में आग लग जाता है। इसका क्या नाम था, सरंची का बदन में पूरा आग लग जाता है कि तुम राजा का बेटा, तुम्हें तेरा ही पुरखा ने तो पूरा जंगल को यहाँ पे काट के रख दिया है। तो गांठ बांध लो तुम मेरे बात को, ठीक। नज़र ना लगाइए, मेरे तरफ नज़र मत मिलाना। घाटवाहा का हम बेटी हैं,
आगिन कांड देख ली है, घटवाहा का हम बेटी हैं, अग्निकांड रामायण का देख लेना तुम। फूल ऐसन मन हमर, बिल्कुल फूल की तरह मेरा मन है, लेकिन बज्जर ऐसन गात, बज्जर यानी कि एकदम चट्टान की तरह मेरा शरीर है। फूलवे गेले हम ना फूलबो, हमको मस्का लगाने की कोशिश मत करना, हमको बटरिंग करने की कोशिश मत करना। फूलाओगे तो हम नहीं फूलेंगे तुम्हारे इन बातों से। बिल्कुल मेरा मन भले ही मेरा मन फूल की तरह है, लेकिन मेरा शरीर जो है वो बज्जर की तरह है। तो अब हो रहे हैं देखबे हमर एखने घात, देखोगे अभी तुम मेरा घात, अभी मेरा प्रहार देखोगे। माटिक मूर्त भूत पूजे, तोय माय बहिने, भूतनिक बेटा तोय लगे, टर्किए जे हमर दहीने। ठीक है, अब कह रहे हैं कि देखोगे मेरा घात तुम देखोगे। माटी मूर्त, माटी का मूर्त को भूत की तरफ पूजने वाले तुम, तेरा माँ बहन लोग, इसको गाली दे रही है वो, तुम्हारे जो पुरखा है माटी का मूर्त पूजने वाले, तुम्हारे माँ बहन लोग, भूतनी लोग, बेटा उस भूतनी का बेटा है तुम। टरको मेरे दाहिने से यानी कि तुम मेरे साइड से जाओ, हमको तुमसे बात नहीं करना है, नज़र मत मिलाओ। मतलब बहुत गुस्सा आ जाती है वो। अब इतना सुनते ही, वो तो राजा का बेटा थे, अब उनको भी परेशानी होने लगती है कि वो गाली क्यों दे रही है, वो हमको बुरा भला क्यों कर रही है, जबकि हम इसके कदमों में लेट चुके थे। बकीता बांध कर बाला, माने मन कुर्चे लागली, कमल केतुक रूप से मेंतुक से नय मतली। अब क्या होते हैं, कमल केतु बोल रहे हैं कि अपना वाणी को विराम दो लड़की। ठीक, भूतनिक बेटा सुन केतुक गोड़क लहर चांद फूट गए। ए फेटाइन मुँह संभार, नहीं तो हमर कांड छुटलय, बक बक ना कर देखुक बेटा, साढ़ जमल फेटाइन से। अच्छा ठीक, अभी क्या है, यहाँ बोल रहे भूतनिक बेटा सुन के केतु का मन जो है, कमल केतु का मन सुन के बहुत गुस्सा में आ जाता है कमल केतु भी। घोड़े की लहर माने पैर का जो लहर जो है, पर मतलब बिल्कुल गुस्से में आ जाता है, पूरा माइंड उसका गर्म हो जाता है। चांदी फूट गया, घोड़े की लहर चांदी फूटना एक मुहावरा टाइप का है, कथा में ये है, कहावत है कि घोड़े की लहर चांदी फूटना यानी बहुत गुस्से में आ जाना। ए फेटाइन, फेटाइन यानी कि जो गाय होती है, जो छोटी गाय होती है, उसको फेटाइन बोला जाता है। या तो बोल रहे हैं कि मुंह संभार, नहीं तो हमार कांड छूट ले। ए फेटाइन, ए बच्ची, मतलब जो छोटी गाय होती है ना, उसे फेटाइन कहा जाता है। तो बोल रहे हैं कि ए तुम अपना मुंह संभालो, ए फेटाइन तुम अपना मुंह संभालो, नहीं तो अभी हम कांड छोड़ देंगे। कांड यानी कि तीर छोड़ देंगे, तुम अभी अपना मुंह संभालो। क्योंकि भूत का बेटा और क्या क्या बोली इसको, तो वो भी उसको भी गुस्सा आ गया। तब ये बोल रही है, बक बक ना कर दिकुक बेटा, बक बक मत करो बाहरी लड़के, बाहरी के बेटे। दिकू लोग मतलब बाहर के जो आदिवासी छोड़ के जो बाहरी होते थे, उसे दिकू कहा जाता था। बक बक मत करो दिकू के बेटा, साढ़ भी जन्मता है उसी फेटाइन से। इसको फेटाइन बोला ना, तो कि जो गाय होती है उसको इसको बोला जब, तो बोलते हैं कि साढ़ भी उसी गाय का पेट से ही आता है। जनिक गर्भ में मर्द रहे, कोई भी औरत के ही पेट में मर्द भी रहते हैं, वो उन्हीं उसी गर्भ से ही पैदा लेते हैं। तनी शर्म कर फेटाइन से, बिल्कुल तुम्हें शर्म करना चाहिए फेटाइन से, यानी कि ऐसे बोलते हुए तुमको शर्म करना चाहिए। फिंगाठी अलिंगाक संगे कटोनसी अड़गाही। अब बोल रहे हैं कि फिंगाठी यानी कि व्यंग करना, तुम व्यंग के साथ साथ तुम कटौनसी भी मार रही हो, तुम व्यंग भी कर रही हो तुम। ठीक, फिंगाठी यानी कि व्यंग करना हुआ यहाँ पे। उलखना सरबिंधा पटतर, इंगित मार फेंचाही, झींगा फूल फूट गेल, चिलुम फूल झमेर गेल, संवर आय ने जखम ध्यान, फूल सुंदरिक बेरा भेल। अब इतना ही करते करते शाम हो जाता है। शाम के बाद अगला दिन सुबह भी हो जाता है। शाम तो हो ही गया था, रात हो गया था, फिर यही सब बात में ही पूरा सुबह हो जाता है। अब बेरा भेल यानी कि सुबह हो जाता है यहाँ पे। शैर जुतवे लागला कांड धनुक, दुयो बटे तनातनी। अब इतना कर करके ये लोग जब सो गए थे, फिर ठीक करने लगे अपने धनुष को और अपने तीर को। एक साइड में कमल केतु, एक साइड में आदिवासी लड़की जो सरंची थी। अब फिर दोनों जन तनातनी हो गए। सुबह में डराए गेली सरंची वाला, फिर एक साइड में खड़ी हो गई सरंची और देखने लगी, देखवे खातिर अपना करधानी को देखने के लिए खड़ी हो गई एक साइड में। अब इतना ही हुआ था कि सै बतरे पुटुस धुंधे, सुखल पात खरबराइल, कमल केतु घोड़ा तखन जोर से ही नहलाइल। अब इतना ही हुआ था
कि अचानक से पुटुस का जो झुंड होता है वहाँ से सूखा हुआ पत्ती का खड़खड़ाने का आवाज़ आता है। और घोड़ा जो है कमल केतु का वो भी हिनहिनाने लगता है। बन के बहादुर बेटी हिंदे हुंदे थनवे, राजा का बेटा कमल केतु कांड धनुक ले ओनवे। अब बन की बहादुर बेटी इधर उधर देख रही है, हिंदे हुंदे थनवे यानी इधर उधर देख रही है। राजा का बेटा कमल केतु, राजा का बेटा भी जो कमल केतु था, कांड धनुक ले ओनवे, कांड धनुक लेके कांड और मतलब तीर धनुष लेके इधर उधर देख रहा है वो भी कि क्या हो गया, कहाँ से आवाज़ आ रही है। अब इन दोनों का आपस में तो लड़ाई चल ही रहा था, आपस में एक दूसरे से डर तो ये लोग थे ही, डरे हुए ही थे, एक दूसरे को डर भी दिखा रहे थे। अब देख रहे हैं यहाँ पे एक नया डर, लौतन डर लौतन भेव, लौतन डर लौतन भेव, बोने भीतर खटल भेल, कमल केतु मने भावे आया मुझ तेला देल। यानी कि नया डर, नया भय, पन के भीतर जंगल के अंदर नया डर भय एक खटका। कमल के तो मन में सोच रहा है ये क्या मुझ देखा देल, यानी ये क्या नया दुश्मन आ गया। ठीक है, मुदई नया दुश्मन दिखा दिया हमको। साड़ा देला चेरई चुनगनी, बन गेल डर डरान भाव, पुटू झार लेख कांड सरंची केतु करला घाव। अब क्या होता है कि सब जितने भी पेड़ पौधों में पक्षियाँ थी सब उड़ने लगती हैं, सब आवाज़ें करने लगती हैं, क्योंकि पेड़ पौधों के भी पेड़ पौधे से जो चिड़िया थी वो सब आवाज़ में और जितने भी चिड़ई चुनगुनी यानी कि जितने भी पक्षी थी वो सब आवाज़ करने लगती है, डर डरान भाव से, यानी कि डरी हुई भाव से वो लोग आवाज़ करती है। और क्या होता है कि पुटूस झार लेख कांड, अब पुटूस झूर से मतलब वहाँ का जो झुंड था वहाँ से आवाज़ आता है सूखे पत्तों का खड़खड़ाने का। तो अब क्या होता है कि वहाँ पे ये लोग तीर चला देते हैं। तीर चलाने के बाद सरंची केतु करला घाव, सरंची जो लड़की थी और जो कमल केतु थे ये लोगों ने उधर तीर चला दिया और घाव हो गया। अब यहाँ क्या थे, उस जो झुंड था, झुंड के अंदर में कौन थे, वहाँ पे था एक बाघ। उस बाघ को ये लोग यहाँ से तीर मार देते हैं। प्राण चित्कार अड़राय उठल, बाघ जोबरा का आदमखोर। पूरा प्राण चित्कार यानी इतने ज़ोर से, और प्राण चित्कार यानी बहुत ही प्राण, जिसका मतलब बहुत तीर लगने के बाद, घाव लगने के बाद जो आवाज़ आती है, तो उस आवाज़ से इतने ज़ोर से वो चिल्लाया बाघ, इतने ज़ोर से हुंकार मारा, पूरा चित्कार से पूरा अंडराइल उठल, यानी कि बहुत ज़ोर से हुंकार मारा बाघ वहाँ से, इतना ज़ोर से उसे तीर लगी। बाघ जोबरा का आदमखोर, यानी बाघ जोबरा का जो आदमखोर बाघ था वही उस झाड़ी के पीछे था, जिस झाड़ी से आवाज़ आ रही थी और जिसके लिए ये लोग डर रहे थे कि इतने पंछी चिड़िया और घोड़ा क्यों ही नहीं आ रहा है। तो उसी और ये लोग तीर चला देते हैं और वहाँ पे उस बाघ को ये तीर लग जाती है। अब बाघ जो है वो घायल हो जाता है। झाँप देल केतु के ऊपर। अब जो बाघ था वो तो सीधा आके झपट देता है केतु के ऊपर, क्योंकि वो आधा घायल हुआ था। चंडी के छूटे कांड़े के जोर, अब चंडी का छूट गया, कांड का जो जोर था वो चंडी का छूट गया। मारू बजा बजबे लगला चेरे चुनगुन घोड़ा। पूरा जितना भी चिड़िया थी, चरई थी और जितना घोड़ा था, सबको हिनहिनाने लगे, डर भाव से देखने लगे कि अचानक से शेर झपट दिया। वो झाड़ी के पीछे में था। केतुक बलम लइके बाला फारे बाघे के जबड़ा। अब इसका तो जो लड़की थी, जो सरंची थी, उसका तीर धनुष जो हाथ से छूट गया था, तो अब तो बलम ही था केतु का, तो केतु का तो बलम छूट गया था, क्योंकि उसे बाघ ने जबड़ के रखा, बाघ ने उस पर हमला किया। तो केतु का बलम लेके बाला जो है वो फारे बाढ़े जबड़ा, मतलब अब केतु का बलम लेके ये उतर गई बाघ से लड़ने के लिए। गोथा गोथी पटका पटकी डोले लागले धरती, गर्ज गर्ज के सड़क कांपे तीनों एक एक गति। यानी कि अब पटका पटकी डोले लगला, मतलब धरती ही डोलने लगी, इस टाइप से वहाँ पे होने लगा। गरज, पूरा बाघ गरज रहा है, उसके साथ लड़ाई हो रही है और तीनों एक गति से लड़ रहे हैं कि कमल केतु, सरंची और बाघ। झलक झुलुक अंधार रहते, झलक झुलुक अंधार रहते, बाघ आँख ऐसन चमके, आषाढ़ सावन शासक रहते, बदरिक ठेर जैसन चमके। अब उस रात में इतना चमक रहा है उसका आँख उस बाघ का, आषाढ़ सावन का
आषाढ़ और सावन का महीना में जिस तरह से बिजली गिरती है तो चमकती है, उसी प्रकार से चमक रही है। पारसनाथ पहाड़ और लुगु पहाड़ जे नियर बलगरी दिखावे, जिस प्रकार से बल दिखाते हैं पारसनाथ पहाड़ और लुगु पहाड़। पोड़ल मुँह वीर बांदर, जिस तरह से वीर बांदर जो बांदर लोग होते हैं, दो लोग धूरा माटी में जिस तरह से खेलते हैं बंदर लोग, उस प्रकार से वहाँ पे लौट रहे हैं ये लोग। एक तरफ शेर कमल केतु, एक तरफ शेर कमल केतु और एक तरफ शेर और एक तरफ कमल केतु और सरंची। कल कल झरना बोहे पहाड़ी कोचा से, कल कल झरना बोहे पहाड़ी कोचा से। कल केतुक छोड़ बाघ झपटे सरंची की ओर। अब कल केतु को छोड़ दिया बाघ, अब सरंची की ओर झपट दिया। फायर देल गातक परिधान खोइन हरा आदमखोर। अब आदमखोर जो शेर था वो तो सरंची की ओर झपटा और उसके शरीर में जितने भी कपड़े थे उसे फाड़ डाला उसने। बिन परिधान के भैल गेली बोनेक बीरबाला, बिना परिधान बिना कपड़ों के वो नंगी हो गई। बीरबाला जो सरंची थी वो नंगी हो गई बिन कपड़ों के, क्योंकि शेर ने उसके कपड़े सारे फाड़ डाले। बज्जर बलम मायर देली वीर घाटवहा बाला। अब इतना ही करते करते उसने इतना जब हो गया तो पूरा बलम यानी कि जो भाला था उससे मार देती है वीर घाटवहा बाला, जो आदिवासी लड़की थी उसने उसको बलम मार दिया शेर को। अड़राय के बाघ मोरल जंगल चंडी खाते, राजा का बेटा कमल के तो हवा मिलल गाते। अचानक से क्या हुआ कि वो मार देती है बलम उसको और बाघ वहीं पे मर जाता है जंगल चंडी का हाथ में। अब राजा का बेटा कमल केतु को हवा मिलता है, थोड़ा शांति मिलती है, थोड़ा उसके मन में शांति आती है कि चलो अब बाघ को मार दिया उसके, तो उसको उसका शरीर में हवा, उसका गात में, उसका शरीर में थोड़ा शांति मिलती है, उसको गात में हवा लगता है उसको, नहीं तो अभी तक उस बाघ ने उसको जबड़ के रखा हुआ था। तो जंगल चंडी का हाथ में जो आदिवासी लड़की सरंची का जंगल चंडी जिसे कहा गया उसके हाथ से ही वो बाघ को मार देती है और बाघ अड़रा के गिर जाता है, मर जाता है। अड़राना यानी कि रोर करना, रोर मतलब वो जिसे कहा जाता है ये, हाँ, जो शेर गरजते हैं तो गरज के वो मर गया वो शेर। ठीक है, तो अगला पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप लोग को अच्छा लगा होगा आशा करते हैं, और आप लोग बने रहिए इस चैनल में, झारखंड जीएस सेंटर में। धीरे धीरे करके हम लोग सारा कंप्लीट कर देंगे और लाइन बाय लाइन हम लोग करके चलेंगे, और पूरा डिटेल में हमको लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। और थोड़ा सा खुद से 1-2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। और पार्ट 1 अगर इसका मेला नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा उसको, क्योंकि मेला भाग से ही इसके साथ रिलेट किया हुआ है। और इस तरह से धीरे धीरे करके आप लोग देखते रहिए तो आप लोग को सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। इसके बाद इसकी जो बाकी कविताएं हैं जैसे राजवैद हो गया, उसके बाद हून हो गया और अमर चट्टान हड़पा, ये सब की भी वीडियो आएंगी। और वीडियो थोड़ी लंबी है तो लंबी आएंगी तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा तो ही समझ में आएगा, क्योंकि बीच में अगर छोड़ दीजिएगा तो कहानी समझ में नहीं आएगी। हालांकि ये कविता है लेकिन ये कहानी ही है, उसी का ही कविता यहाँ पे लिखा गया है। तो आप लोग को धीरे धीरे करके आप लोग करके चलिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। एक बार अगर आप लोग पूरा वीडियो को देख लीजिएगा तो फिर उसके बाद डाउट नहीं रहेगा। तो अभी जितना भी झारखंड का एग्ज़ाम होने वाले हैं, और जो पीएससी हो, जो एसएससी हो, या तो कोई भी और एग्ज़ाम होने, मतलब किसी भी टाइप का जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, वो सब में आप लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी इस सब्जेक्ट का लेके, क्योंकि इतने डिटेल में करने के बाद हमको नहीं लगता है कि क्वेश्चन आप लोगों के छूटेंगे। ठीक है, तो ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी का। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम ग्रुप में भी आप लोग जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग उस सब में जुड़ जाइए। और जल्द ही सबका प्रैक्टिस सेट आने वाला है खोरठा का, तो खोरठा प्रैक्टिस सेट को भी आप लोग लगाइए। और आप सभी का धन्यवाद। ठीक से रहें, खुशहाल रहें। धन्यवाद।